she felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do. मैं आई हुई हूँ नोएडा हाट। आज काफ़ी बड़ा हाट है ये। तो नोएडा हाट में मैं यहाँ पर ढूंढने के लिए आई थी मिट्टी के बर्तन। और पहले यहाँ पर मिट्टी के बर्तन की काफ़ी सारी शॉप हुआ करती थी, लेकिन मुझे इस बार ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सारी शॉप्स यहाँ पर बंद हो गई हैं। इक्का दुक्का ही मुझे शॉप्स दिखाई दे रही थी, और एक जो शॉप थी उस पर ना हैंडमेड मिट्टी का सामान मिल रहा था और हैंडमेड मिट्टी के बर्तन भी मिल रहे थे। तो वहाँ से मैं कुछ बर्तन लेकर आई हूँ, आपके साथ अभी शेयर करूँगी। वॉशिंग माई फेस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ माई स्किन केयर। यही आप सबके साथ होता होगा। डेली फेस वॉश करना ये सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी स्किन केयर का, एंड देन उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं। लेकिन सही फेस वॉश चूज़ करना भी काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। जब आपकी ड्राई स्किन हो या विंटर के टाइम पे तो वैसे भी ड्राई स्किन हो जाती है। ऐसे में फेस वॉश करने के बाद अगर आपकी स्किन ड्राई फील करने लगती है तो आप क्या करते हो, जनरली खूब सारा मॉइस्चराइज़र लगा लेते हो जिससे कि स्किन जो है अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। एक राइट फेस वॉश यूज़ करने से आपकी स्किन अच्छे से ग्लो भी करेगी, हेल्दी भी लगेगी और मॉइस्चराइज भी रहेगी। तो मम्मा अर्थ ने लॉन्च किए हैं 2 नए प्रोडक्ट स्किन केयर के लिए। पहला है मम्मा अर्थ का हनी मलाई फेस वॉश और दूसरा है मम्मा अर्थ का हनी मलाई ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। अच्छा, ये जो फेस वॉश है इसमें हनी और मलाई की गुडनेस है। दोनों ही जो इंग्रेडिएंट हैं वो आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखने में हेल्प करते हैं। हनी क्या करता है, आपकी स्किन को प्यूरिफाई करता है, अच्छे से क्लीन करता है आपकी स्किन को, और मलाई सूदन करने में हेल्प करती है, डीपली मॉइस्चराइज रखती है। ये क्रीमी फेस वॉश कन्वर्ट हो जाता है एक लाइट फॉर्म में, जिससे आप अपने चेहरे को अच्छे से डीपली क्लीन कर सकते हो, और क्लीन करने के बाद आपको अपना फेस बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होगा। फेस वॉश करने के बाद आप लगा सकते हो हनी मलाई ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। आप सोचेंगे हनी और मलाई एक साथ है तो चेहरा बड़ा चिपचिप हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है जो कि काफी लाइट है। तो ये मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को अच्छे से तो मॉइस्चराइज करता ही है, लेकिन बिल्कुल भी आपको ऑयली फील नहीं कराएगा। तो इसका बहुत ही लाइट टेक्सचर है, स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, और साथ में नॉन स्टिकी फॉर्मूला है इसका। डेली मॉइस्चराइज करने के लिए स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, खासतौर से विंटर टाइम के लिए। हनी मलाई ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर को लगाने के बाद आपकी स्किन काफी हेल्दी, ग्लोइंग लगेगी और नरिश हो जाएगी। तो विंटर टाइम में अगर आप परेशान हो अपनी ड्राई स्किन से तो आप इन दोनों प्रोडक्ट को जरूर यूज करके देखना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मम्मा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो केमिकल फ्री होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए जाते हैं। मम्मा अर्थ की जो गुडनेस होती है केवल उनके प्रोडक्ट में ही नहीं बल्कि वो इस वैल्यू को भी स्टैंड करते हैं। जब भी कोई भी आप प्रोडक्ट मम्मा अर्थ की वेबसाइट से परचेज करते हो तो वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं अपनी वेबसाइट पर किसी एक ट्री के साथ। तो इस तरीके से मम्मा अर्थ ने 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज लगाने का प्लान किया है। मम्मा अर्थ के जो प्रोडक्ट है वो मिल जाते हैं अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट और खुद मम्मा अर्थ की वेबसाइट एंड इनकी ऐप पर। और हाँ, आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो जो कि है IMS 2023, जिससे लगाने से आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इसे लगाना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप ऑनलाइन नहीं खरीदना चाहते तो आपको आसपास भी इनके स्टोर्स मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टोर्स में भी अब मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट मिलने लगे हैं, जैसे केमिस्ट की शॉप पर या मॉल में भी आपने देखे होंगे इनके स्टोर्स। अगर देखा है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो इन मिट्टी के बर्तनों को ना भिगोना पड़ता है इस्तेमाल करने से पहले। आप पूरी रात इन्हें भिगो कर रख सकते हो, या आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो 7 से 8 घंटे भी आप आराम से भिगो सकते हो। उसके बाद निकाल कर इन्हें धूप सिकाना पड़ता है, जिससे कि ये मिट्टी के बर्तन तैयार हो जाए अच्छी कुकिंग के लिए। मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे होते हैं कुकिंग के लिए। मिट्टी के बर्तन पोरस होते हैं, इनमें छेद होते हैं, तो ये सारा का सारा पानी सोख कर लेते हैं, इसलिए कुकिंग से पहले इन्हें भिगो कर रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट। मिट्टी के बर्तन बजट फ्रेंडली होते हैं, इन्हें आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो। अगर आपके घर के आसपास नहीं मिल रहे हैं तो आप अमेजोन पर भी ढूंढ सकते हो, वहाँ पर भी इजीली मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ पुराने बर्तन भी हैं मिट्टी के, जैसे कि कढ़ाई है, मेरे पास एक पूरी हांडी भी है, और इनमें मैंने कई बार कुकिंग करी हुई है। खाना बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। मैंने इसमें एक बार दाल मखनी बनाई थी जिसका टेस्ट दुगना हो गया था।
क्योंकि इसमें बने खाने में मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है। कल मैं लेकर आई थी मिट्टी के बर्तन, और मिट्टी के बर्तन लाने के बाद मैंने उन्हें भिगो दिया। भिगोने के बाद अब मैं उन्हें धूप में सुखाने वाली हूँ। तो चादर बिछाकर मैंने धूप में मिट्टी के बर्तनों को सूखने के लिए छोड़ दिया है। इससे क्या होगा ना, अच्छे से ये ड्राई हो जाएंगे, धूप भी अच्छी निकली हुई है। तो इन बर्तनों को सुखाते समय या भिगोते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए कि हाथ आराम से ही यूज़ करिए, क्योंकि वरना ये टूट भी सकते हैं। हैंडमेड बर्तन है। हैंडमेड बर्तन की क्या पहचान है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो मिट्टी की हांडी में दही जमाते हुए तो आपने अपनी मम्मी, नानी सबको देखा होगा, क्योंकि सभी लोग इसमें दही जमाना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन खाना बनाकर भी ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको वो भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो इस तरीके से दही को मैंने थोड़े से दूध के साथ मिक्स करके पूरे दूध में मिलाकर एंड देन इसको जमने के लिए ओवन में छोड़ दिया। सर्दियों में ओवन हुआ या माइक्रोवेव हुआ, बिना चलाए छोड़ सकते हो, और गर्मियों में आप बाहर भी रख सकते हो दही जमने के लिए। पानी में भिगोकर हमने इसे तैयार कर लिया है कुकिंग के लिए। लेकिन कुकिंग करने से पहले मिट्टी के बर्तनों को सीजनिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप मिट्टी के बर्तन अच्छे से सीजनिंग कर लेते हो तो वो अच्छे से काम करते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें भी मैटर करती हैं। तो यहाँ पर जो मिट्टी का मैं बर्तन लेकर आई हूँ, एक बर्तन में तो मैं बनाने वाली हूँ चावल। चावल जब आप बनाते हो तो जो चावल का जो पानी होता है, या तो उसे सेव कर लीजिए, वो भी कहते हैं सीजनिंग का काम करता है। उसे डालकर आप कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, 4-5 घंटे के लिए, या फिर आप नए बर्तन में, जो मिट्टी का बर्तन है, उसमें चावल बना लीजिए। तो जब आप चावल बनाओगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है बर्तन वो सीजनिंग हो जाएगा। सेकंड जो ऑप्शन है जिससे आप अपने नए बर्तनों को सीजनिंग कर सकते हो, वो है सेसमे ऑयल का। कुछ लोग मस्टर्ड ऑयल से भी सीजनिंग करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मस्टर्ड ऑयल से सीजनिंग करके देन जब खाना बनाते हो तो पता है क्या होता है, उसकी जो ऑयल की जो स्मेल है वो इनके जो ये पोरस होते हैं, ये सारे मिट्टी के बर्तन, उनमें रह जाती है। तो कहीं ना कहीं वो खाने में बाद में आती है। तो अगर आप उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हो तो फिर आप सेसमे ऑयल का इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तवे पर सीजनिंग करने वाली हूँ। आप चाहे तो ब्रश से कर सकते हैं, मैं रुई से करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि रुई से ज़्यादा अच्छी, यानी कि कॉटन से ज़्यादा अच्छी सीजनिंग हो पाती है। तो पूरे तवे पर मैंने इस तरीके से इसे सीजन कर लिया है, और थोड़ी देर बाद आप नोटिस करोगे कि सारा का सारा तेल जो है ये सोख लेता है। तो बहुत अच्छी सीजनिंग होने के बाद आपका जो बर्तन है वो तैयार हो जाता है कुकिंग के लिए। अच्छा, एक और पहचान है हैंडमेड बर्तनों की, कि जो हैंडमेड बर्तन होते हैं वो कलाकारों के हाथों से बने हुए होते हैं। तो उनकी फिनिशिंग बिल्कुल ऐसी नहीं मिलेगी जैसे कि एकदम से क्लीन हो, शार्प हो, ऐसी नहीं मिलेगी आपको। वो कहीं से अनइवन भी हो सकते हैं। यही पहचान होती है जब आप बर्तन खरीदने जाएं, आपको पता करना है कि वो हाथ के बने हुए हैं या नहीं। तो ये जो बर्तन है प्योर हाथ से बना हुआ बर्तन है। सेसमे ऑयल के अलावा आप कोकोनट ऑयल से भी सीजनिंग कर सकते हो। और बाकी बर्तनों में मैं करने वाली हूँ सीजनिंग चावल के पानी की। तो यहाँ पर मैंने कुछ चावल भिगोया है और इसको मैं बनाऊंगी। जो नया बर्तन मैं लेकर आई हूँ तो उसी से इसकी सीजनिंग भी हो जाती है। मिट्टी के बर्तन में मैं आज बनाने वाली हूँ गाजर की खीर, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पर गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है, और मैंने थोड़े से चावल लिए हैं, जो कि टुकड़े वाले चावल नहीं होते हैं बासमती के, वो लिए हुए हैं। एक मुट्ठी से भी कम होंगे, जिसे मैंने सोक करने के लिए छोड़ दिया था। इसी से हम खीर तैयार करेंगे। अच्छा, कुकिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मिट्टी के बर्तन में कभी भी स्टील का स्पैचुला मत यूज़ करिएगा। इनके कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, ये मिट्टी के बर्तनों को ब्रेक कर सकते हैं। इस टाइप के आपको कोई भी स्पैचुला नहीं यूज़ करना है। आपको यूज़ करने हैं ये स्पैचुलास, जो कि हैं सिलिकॉन के बने हुए या वुड के बने हुए। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, ये आपकी कुकिंग में बहुत हेल्प करेंगे और मिट्टी के बर्तनों को ब्रेक भी नहीं करेंगे। तो ये है वो हांडी जिसमें मैं बनाने वाली हूँ आज गाजर की खीर। ये काफ़ी गहरी है और इसमें हैंडल भी हैं, तो इसे यूज़ करना थोड़ा आसान हो जाता है। सबसे पहले मैंने देसी घी लिया है। देसी घी को गर्म करने के बाद जो गाजर ग्रेट करी थी उनको अच्छे से भून लेना है देसी घी में।
गाजर जब अच्छे से भून जाएंगी तब हमने जो चावल भिगो कर रखे थे उनका सारा पानी निकाल लेना है और उसे भी गाजर के साथ अच्छे से भून लेना है। इससे चावल में और गाजर में देसी घी की अच्छी खुशबू आ जाएगी। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई थी क्योंकि मुझे बनाना था राजमा, जिसमें सारे के सारे साबुत मसाले मैंने मिला दिए। साथ के साथ मैं गाजर की खीर की भी तैयारी करती जा रही हूँ। उसे बार बार चलाते रहना है, चिपकने नहीं देना है। मिट्टी के बर्तन पोरस होते हैं, तो जब भी आप इनमें कुकिंग करते हो हीट जो है वो इक्वली स्प्रेड आउट होती है, जिसकी वजह से कुकिंग बहुत अच्छी होती है, खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। इन बर्तनों में आप जितनी भी स्लो कुकिंग वाली रेसिपीज़ हैं वो बना सकते हो, जैसे कि दाल मखनी है, राजमा है, खीर है। तो ये हेल्दी तो बनेंगे ही, लेकिन साथ में टेस्टी भी बनेंगे। चावल और गाजर को भुनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फुल क्रीम मिल्क। यहाँ पर मैंने 1 लीटर के करीब मिल्क लिया है और थोड़ा सा निकाल कर साइड कर लिया था। उस मिल्क में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच भरकर मिल्क पाउडर। इससे थोड़ा सा गाढ़ी हो जाती है खीर। इसको हम बीच में ही डाल देंगे और इसको थोड़ी देर पहले रखना है एंड देन उसके बाद आप ऐड कर सकते हो। और हाँ, इन बर्तनों में ऑयल का भी कम इस्तेमाल होता है। इसमें बना हुआ खाना कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर और मैग्नीशियम में रिच भी होता है। और इन बर्तनों में जब आप खाना बना लें और कुछ देर के लिए अगर रह भी जाता है तो वो खाना जो है काफ़ी देर तक फ्रेश रहता है और न्यूट्रिशंस रहते हैं उसके अंदर। यहाँ पर मैंने कुछ बादाम भी भिगोए थे इसी खीर में डालने के लिए। खीर को ना जो कॉर्नर्स हैं जो पैन के, उसको खुरचते रहना है, जिससे कि जितनी भी मलाई है वो उसी के साथ मिक्स होती रहे और आपकी खीर और ज़्यादा टेस्टी बने। बादाम को मैंने कुछ देर भिगो कर रखा था, इनको अब मैं चॉप कर रही हूँ। कुछ मेवा मैंने बाहर निकाल ली है। जो भी मेवा आपको पसंद है डालना आप इनमें डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर थोड़ा पिस्ता भी बाहर निकाला है, थोड़े काजू हैं इसमें, थोड़ी चिरौंजी थी, किशमिश भी ले लिया था। यहाँ पर मैंने बॉईल करे हुए राजमा को मसाले के साथ मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे ढककर पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर हमारा राजमा तो स्लो कुकिंग में तैयार होने वाला है, जो कि काफ़ी टेस्टी लगेगा। दूसरी तरफ हमारी जो खीर बन रही है उसमें मैंने इलायची पाउडर डाला है थोड़ा सा। और हाँ, जो थोड़ी सी मिल्क में हमने पाउडर मिलाकर रखा था, मिल्क पाउडर, वो भी मैंने इसमें थोड़ी देर पहले मिला दिया था, जिसकी क्लिप लेना मेरे से रह गया। खीर में मुझे नारियल का पाउडर बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेट करा हुआ नारियल मैंने इसमें मिला दिया है। इससे खीर काफ़ी गाढ़ी बनती है और टेस्ट तो आता ही है। यहाँ पर चावल भी गल गए हैं, तो अब हम इसमें शुगर मिला देंगे। शुगर पहले मत मिलाइएगा, वरना गाजर और चावल को गलने में समय लग जाएगा। इसमें मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी मिला दिए हैं, उसे भी पकने के लिए अब छोड़ दिया है। थोड़े ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए थे जिन्हें ऊपर मैं ड्रेसिंग के लिए यूज़ करूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें केवड़ा वाटर डाल रही हूँ। इलायची है, केवड़ा वाटर है, इन चीज़ों से ना खुशबू बहुत अच्छी आती है खीर के अंदर। तो इन बर्तनों में खाना बनाने में ज़रूर समय लगता है, लेकिन खाना जो बनता है उसके बाद जब आप खाते हो तो मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पर राजमा बनकर भी तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल रही हूँ और यहाँ पर मैं इसे अब रख दूँगी। गैस मैंने यहाँ पर बंद कर दी है। इसे आप डायरेक्ट स्लैब पर ऐसे मत रखिएगा गरम बर्तन को। हालांकि मिट्टी का बर्तन छूने में इतना गरम नहीं लगता है, लेकिन स्लैब पे आपको डायरेक्ट नहीं रखना है, किसी चीज़ के ऊपर ही आपको इसे रखना है। यहाँ पर खीर भी हमारी गाढ़ी हो गई है, ये भी बनकर तैयार हो गई है। गैस मैंने यहाँ बंद कर दिया और इसे ढककर छोड़ दिया है। थोड़ी ये ढकने के बाद गाढ़ी हो जाएगी। आप देख सकते हैं तवे पर मैंने सीजनिंग करी थी और कुछ देर बाद वो जो ऑयल है आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि तवे ने वो सारा का सारा ऑयल जो है सोक कर लिया। जैसा मैंने बोला था कि मैं दूसरे बर्तन में चावल बनाऊंगी, चावल के पानी से भी अच्छी सीजनिंग हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने नए बर्तन के अंदर चावल बनने के लिए रख दिए हैं। यहाँ पर हमारे चावल भी खुले में बॉईल हो चुके हैं। इन्हें बस चेक कर लेना है कि ये गले हैं या नहीं गले हैं। तो बस ये गल चुके थे, थोड़े से तो भाप से भी गल जाते हैं। इसके बाद मैंने इन्हें ड्रेन कर लिया। इसमें चावल काफ़ी खिले खिले बने थे। इसका जो बचा हुआ पानी था उससे मैंने जो छोटे छोटे बर्तन थे उनकी भी सीजनिंग कर ली थी। घर में कुछ मीठा बना था तो भगवान जी को भोग लगना तो ज़रूरी था, तो सबसे पहला भोग मैंने भगवान जी को लगा दिया। मिट्टी के बर्तन में लगभग मैंने सारे तरह का खाना बनाया आज, जिसमें खीर है, राजमा है, चावल है, रोटी कैसे रह जाएंगी। तो अभी मैं रोटी बनाने वाली हूँ अपने नए तवे पर।
हमारा खाना तो बनकर तैयार हो गया है। बूंदी का रायता बनाया है मैंने, उसमें थोड़ा सा चाट मसाला मिलाया, खीर में ऊपर से थोड़ी सी मेवा मिला दी और यहाँ पर गर्मा गर्म राजमा भी सर्व कर दिया हांडी में मैंने, और इसके ऊपर डाल दी थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ, जिससे कि और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का खाना, और मैं आपको दिखाऊंगी कि खाना खाने के बाद जो बर्तन है उन्हें किस तरीके से क्लीन करना है। मैं तो अक्सर इन बर्तनों में कुकिंग करती रहती हूँ, तो हमें इसका टेस्ट बहुत अच्छे से पता है। पहले भी कई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करी हैं मिट्टी के बर्तन में, लेकिन आज पूरा का पूरा खाना मिट्टी के बर्तनों में ही बनाया है। देखिए यहाँ पर बर्तन खाली हो चुके हैं और ये जो बर्तन है कितने गंदे लग रहे हैं। खाना तो बना लिया, लेकिन अब इसे साफ कैसे करें, अक्सर मेरे पास ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी मलाई या फिर ऑयल, घी, तेल, ये सब चिपका हुआ है इस पर। मिट्टी के बर्तन साफ करने के लिए कभी भी विम लिक्विड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनमें जो पोर्स होते हैं उनमें ये चला जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम जब आप खाना बनाएंगे तो वो टॉक्सिक हो जाएगा। इसे वॉश करने के लिए आपको लेना है बहुत ही हॉट वाटर, गर्म पानी, और इसे गैस भी ऑन रखनी है नीचे। तो इस टाइप का जूना भी मत लीजिएगा जो स्टील का होता है, आपको लेना है ये प्लास्टिक वाला जो सॉफ्ट होता है, जो नॉन स्टिक के साथ हम यूज़ करते हैं वो वाला जूना, या फिर आप इस टाइप का स्कॉच ब्राइट भी ले सकते हैं। इन दोनों से ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। पहले गर्म पानी से जितनी भी चिकनाई लगी हुई है वो सब हम हटा लेंगे। दोनों बर्तनों से मैंने इस तरीके से चिकनाई को हटा लिया है, और जो पानी है उसे हम फेंक देंगे। अभी ये क्या हुआ है, सारी चिकनाई हमने निकाल ली है, जितना चिपका हुआ था वो भी हमने निकाल लिया है, लेकिन इसमें मसालों की जो खुशबू है वो कैसे जानी है, उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, जिससे कि जब आप नेक्स्ट टाइम कुछ भी बनाए इसमें तो वो खुशबू आपके नेक्स्ट टाइम के कुकिंग में ना जाए। तो यहाँ पर फिर से मैंने गर्म पानी लिया है और इसमें अब मैं डालने वाली हूँ खाने वाला सोडा और थोड़ा सा नींबू। इनके मिक्स होने से जितनी भी खुशबू इन बर्तनों में रह गई है पुराने मसालों की या जो भी, वो सब की सब चली जाएगी। थोड़ी देर आपको इसको इसी तरीके से रखकर छोड़ देना है, और उसके बाद जब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाए पानी से धो सकते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे बर्तन धुलकर तैयार हो गए अगली बार की कुकिंग के लिए। तो देख सकते हो आप बहुत ही नीट एंड क्लीन हो गए। इन सब चीज़ों में रात काफ़ी हो गई थी, रात के 11:30 बज रहे थे, लेकिन हाँ आज का खाना बना बहुत स्वादिष्ट था। और अब मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। गुड नाइट।